हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने परिवार को, अपने फैमिली को एक बिजनेस परिवार के रूप में स्थापित करना है। मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। उनके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और उनकी अपनी मार्केटिंग की यंत्रणा है। 2025-26 में उनका ये रिपोर्ट कार्ड है। उन्होंने इस बिजनेस के तहत इतना टर्नओवर किया है, इतना उनका रेवेन्यू है और इतना इनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ, अच्छे अंकों के साथ हमें इस साल अपने आप को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टैब्लिश करना है। और दोस्तों, यह करने के लिए एक प्रॉपर डेफिनेट बिजनेस रोड मैप हमने तैयार किया है हमारे फैमिली के साथ। दोस्तों, इस साल यानी 2025-26 यानी मार्च एंड 2026 तक हमें 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट, 200 एमकोल प्रोजेक्ट और हर एक हमारे फैमिली मेंबर, हर एक हमारे उद्योजक के लेवल पे बिजनेस का निर्माण करना है। यानी हर एक एमएसएस जो शायद आज एमकोल और एमसीएनजी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनके लेवल पे भी बिजनेस का निर्माण हमें इस साल करना है। हमारे हर एक एमवीपी के लेवल पे बिजनेस का निर्माण हमें इस साल करना है। हमारे हर एक एमपीओ, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत इस साल करनी है। और हम क्या कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा वहां की फिजिबिलिटी क्या है, कौन सी वो चीज है जो आसानी से उनके लेवल पे कर सकते हैं, कौन सी वो चीज है जो आसानी से उसको समझ सकते हैं। और दोस्तों, हमारे पास तो कई सारी पॉसिबिलिटीज है। हम 3 बिजनेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। सबसे पहले है सस्टेनेबल ईंधन यानी बायोफ्यूल। तो इमीडिएट लेवल पे बायोफ्यूल पे क्या किया जा सकता है? तो दोस्तों, इमीडिएट लेवल पे बायोफ्यूल में हम अपने एमवीपी के लेवल पे, एमएसएस के लेवल पे क्लीन कुकिंग सिस्टम के ऑथराइज्ड डीलरशिप की शुरुआत कर सकते हैं। आज हमारे देश में 43% परिवारों के पास क्लीन कुकिंग सिस्टम नहीं है, क्लीन कुकिंग ईंधन नहीं है, अच्छा रसोई का स्वच्छ ईंधन नहीं है, ना एलपीजी है ना नेचुरल गैस है। ऐसे लेवल पे हम इमीडिएट बेसिस पे उनको ये सोल्यूशन दे सकते हैं। और ये एमकोल के प्रोजेक्ट जो है, एम पिलेट और इस क्लीन कुकिंग सिस्टम के जो प्रोजेक्ट है, वो तो हमें हर तहसील में लगाने हैं। तहसील में क्या, हर ग्राम पंचायत में प्रोजेक्ट करने हैं। हर ग्राम पंचायत में हमारा एमकोल प्रोजेक्ट लगने वाला है आने वाले दिनों में। तो उसकी शुरुआत, उसके बिजनेस की शुरुआत, हम उसकी डीलरशिप की शुरुआत इमीडिएट बेसिस पे हम कर सकते हैं। जो दूसरा हमारा सेक्टर है सस्टेनेबल फूड। अभी सस्टेनेबल फूड में कौन से बिजनेस कर सकते हैं, इसका एक अच्छा एग्जांपल हमने तैयार किया है, वो एम कैफे के साथ। एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल हमने तैयार किया एम कैफे के साथ। तो एम कैफे इमीडिएटली हम कौन कौन से लेवल पे कर सकते हैं उसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ ऑर्गेनिक फूड को लेके कई सारे बिजनेसेस हैं, कई सारी पॉसिबिलिटीज और प्रोडक्ट्स हैं। यानी ऑर्गेनिक बिस्किट, 100% ऑर्गेनिक बिस्किट। अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं जो 100% ऑर्गेनिक बिस्किट बनाती हो। हम बनाएंगे अच्छे टेस्ट के साथ 100% ऑर्गेनिक स्नैक्स। इस पे कई सारी पॉसिबिलिटीज है जो हम कर सकते हैं और आज लोग अवेयर है इसके बारे में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम सस्टेनेबल फूड की बात करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो उसकी शुरुआत होगी खेती के साथ। और आज जो भी खेती हो रही है ना, वो सब रासायनिक, वो सभी कैंसर की खेती हो रही है और सब इस पेट्रोकेमिकल से बने हुए ये रासायनिक फर्टिलाइजर के साथ खेती हो रही। तो सबसे पहले हमें इस खेती को बेहतर करना पड़ेगा। ये सभी जो कैंसर, ये सभी जो रासायनिक फर्टिलाइजर है, उसको रिप्लेस करना होगा ऑर्गेनिक सस्टेनेबल फर्टिलाइजर के साथ। और दोस्तों, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा बिजनेस है जो इमीडिएट लेवल पे, हर एक एमवीपी के लेवल पे, हर एक एमपीओ के लेवल पे, हर एक एमएसएस के लेवल पे इमीडिएटली उसका बिजनेस किया जा सकता है, जो हम करेंगे। दोस्तों, जब एमएसपी की बात करें, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की बात करें, तो उसमें तो कई सारी चीजें हैं जो हमें करनी है। हम सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 80% से ज्यादा सब चीजें बन रही है पेट्रोकेमिकल से। हम हमारी महिलाओं द्वारा कॉटेज इंडस्ट्री में, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कई सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, घरेलू अगर हम चीजें देखें, घरेलू अगर हम कॉस्मेटिक्स देखें, साबुन से लेके शैम्पू से लेके कई सारी चीजें जो पेट्रोकेमिकल से बन रही है और जरूरत है इसको रिप्लेस करने की,
जरूरत है आयुर्वेदा बेस्ड ऑर्गेनिक अच्छे प्रोडक्ट ग्राहकों को देने की, तो कई सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर सकते हैं। फर्नीचर इंडस्ट्री में भी पेट्रोकेमिकल है, प्लास्टिक है, कई सारी चीजें हम तैयार कर सकते हैं। तो अनगिनत अनगिनत पॉसिबिलिटीज है एमएसपी के तहत। और दोस्तों, हम हर एक हमारे मेंबर के लेवल पे इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे। हमेशा एमसीएल को लेके हमारे परिवार में एक सवाल उठ सकता है, या एक सवाल आपके मन में भी आ सकता है कि मेरा बिजनेस कब लगेगा, क्या होगा मेरे बिजनेस का रोड मैप, क्या होगा मेरा भविष्य एमसीएल में। तो एक चीज आज मैं यहां बहुत ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस साल सन 2025 में हर एक उद्योजक के लेवल पे हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर पूरे राज्य में आप अकेले तहसील में एमएसएस हो, फिर भी हम आपके लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करेंगे। आप सिर्फ एमएसएस हो, एमवीपी की कोई टीम नहीं है आपके पास, फिर भी हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे। थोड़ी छोटी सी टीम है, कोई भी एमवीपी हो, हर एक एमवीपी के लेवल पे हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हर एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो 500 से लेके 1000, 2000, 5000, 15000 तक सभासद है। कई सारे बिजनेस किए जा सकते हैं। अगर दूध की इंडस्ट्री भी अगर हम देखें, डेयरी इंडस्ट्री देखें, तो हर एक एमपीओ के लेवल पे डेयरी की इंडस्ट्री की इमीडिएटली शुरुआत कर सकते हैं। हर एक एमपीओ के लेवल पे इमीडिएटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की शुरुआत कर सकते हैं। एक बात तय है कि इस साल जो भी लोग आज हमारे साथ खड़े हैं, जो भी हमारी फैमिली है, जो हमारा परिवार है, हर एक परिवार, हर एक सदस्य के लेवल पे इस साल हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे और अपने आप को बिजनेस कॉर्पोरेशन करके एस्टैब्लिश करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इशू आज जो हमारे फैमिली में, आज हमारे घर में जो चल रहा है, वो है फंडिंग के बारे में। ठीक है, आपने बिजनेस रोड मैप बनाया, आपने सब लक्ष्य तय किया, लेकिन फंडिंग के बारे में क्या? फंडिंग का क्या स्टेटस है? फंडिंग का क्या अपडेट है? तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से बताना चाहता हूं, और वो है कि सबके लिए जो फंडिंग चाहिए ना, उसका बहुत अच्छी तरीके से इंतजाम, व्यवस्था हमने की है। अभी जो हमें फंडिंग चाहिए ना, वो बेसिकली दो चीजों के लिए चाहिए। हमें फंडिंग चाहिए हमारी इस बिजनेस रोड मैप के लिए, और हमें फंडिंग चाहिए हमारी जो लायबिलिटीज, रिफंड, रिपेमेंट्स, उसके लिए। और जो फंडिंग हमें बिजनेस के लिए चाहिए वो बहुत बड़े स्केल में है। कंपेयर टू दैट, जो हमें अभी लायबिलिटीज के लिए फंडिंग चाहिए वो लिमिटेड है। लेकिन इन सबकी व्यवस्था हमने की है। इस साल जो भी बिजनेसेस करने हैं, ये सभी लायबिलिटीज की व्यवस्था हमने की है, और इसकी शुरुआत भी की है ना इस हफ्ते। इस फंडिंग का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटी सी शुरुआत हमने इस पूरे सिस्टम को टेस्टिंग और वेरिफिकेशन करने के लिए इसकी शुरुआत की। क्या ये आप इस फंडिंग के साथ इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये आप इस फंडिंग के साथ सही प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपकी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग सही है? क्या आप रिपोर्टिंग सही करते हो? क्या आपका यूटिलाइजेशन प्लान जो आपने दिया उसकी तरह वैसे ही काम कर रहे हो? इन सब के लिए इस हफ्ते एक छोटी सी फंडिंग की शुरुआत हुई, और उसी के तहत हमने हमारे एक तहसील में, राजस्थान के लाडून में प्लांट एंड मशीनरी भेजी। तो अभी ये होने के बाद जो अगला ट्रांच जो आएगा, अगली किस्त जो आएगी, जो अगले हफ्ते आएगी, दोस्तों इस किस्त की जो साइज है ना, वो देख के ही आपको पता चलेगा, समझेगा कि कितनी अच्छी तरीके से हमने फंडिंग की व्यवस्था की। आज जो भी इशू हमारे घर में, हमारे फैमिली में चल रहा है, वो सबसे ज्यादा इशू इसलिए चल रही है रिफंड, लायबिलिटीज के बारे में। लेकिन अगले हफ्ते की जो किस्त आएगी वो इतनी अच्छी है कि बहुत सारे प्रॉब्लम लायबिलिटीज के निकल जाएंगे इससे। लेकिन ये जो फंडिंग हमने लाई है ना, ये कुछ रूल्स रेगुलेशन के साथ लाई है। ये फंडिंग जो हमने लाई है एक पर्पज के लिए लाई है, और वो पर्पज है बिजनेस। हर एक किस्त के साथ, हर एक ट्रांच के साथ मैक्सिमम जो है वो बिजनेस एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, और उसका एक डेफिनेट पार्ट हम लायबिलिटीज के लिए देंगे। तो अगली जो किस्त आएगी उसका भी एक अच्छा खासा जो पोर्शन है वो हम बिजनेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसकी शुरुआत आपके सामने होगी, और ऑफ कोर्स एक पोर्शन हम डिसबर्समेंट करेंगे हमारे लायबिलिटीज के लिए, रिफंड के लिए। लेकिन ये जो पोर्शन है रिफंड के लिए, वो देख के ही आपको पता चलेगा कि हमने कितने लेवल की फंडिंग की। तो फंडिंग का जो इशू है ना, ये इस महीने यानी अगले हफ्ते से जो इसकी किस्त बढ़ेगी, ट्रांच बढ़ेंगे,
इस महीने के आखिर तक ये इश्यू ही नहीं रहेगा हमारी फैमिली। एमसीएल परिवार में फंडिंग, ये फंडिंग का ही बिल्कुल इश्यू नहीं रहेगा इस महीने के आखिर तक, आप देखेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो जाएगा कि कितने लेवल की फंडिंग एमसीएल ने की है। और हमें सिर्फ एक ही फोकस करना होगा इसके आगे, बिजनेस करना है, हमारा रोड मैप पूरा करना है और अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टैब्लिश करना है। दोस्तों, आप सभी को विश्व पर्यावरण दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल 5 जून था, कल विश्व पर्यावरण दिन था। 5 जून ये पूरी दुनिया भर में हर एक देश में एक विश्व पर्यावरण दिन करके मनाया जाता है। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में आके हर देश, हर संस्था, सभी लोग पर्यावरण के लिए काम करते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण का संवर्धन करने के लिए काम करते हैं। 1973 में इस विश्व पर्यावरण दिन की शुरुआत हुई और तब से लेके अब तक हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिन मनाया जाता है। हर साल इसका एक विषय होता है, इसकी थीम होती है। उस समय पे पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो होता है उसका विषय। जैसे 1973 में जब इसकी शुरुआत हुई तब विषय था ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक पृथ्वी। और आज जब हम 2025 में हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो पर्यावरण के लिए बन चुका है वो है प्लास्टिक पोल्यूशन। और इसीलिए इस साल का विश्व पर्यावरण दिन का जो संदेश है, जो थीम है, जो विषय है, वो है एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। दोस्तों, इसके पहले 2024 में जो विषय था वो था लैंड के बारे में, लैंड डिजर्टिफिकेशन के बारे में। लेकिन 2023 में जो विषय था वो था सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। यानी 2023 में भी प्लास्टिक पोल्यूशन, 2025 में भी प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या आप समझते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये? आज हमारे पूरे पर्यावरण को सबसे बड़ा खतरा बन चुका है ये प्लास्टिक। बहुत ही बड़ा डैमेज आज तैयार कर रही है प्लास्टिक, और इसीलिए ये विषय है। और हर साल ये काम करने के लिए एक देश होता है जो इसका आयोजन करता है, जिसको होस्ट कंट्री कहते हैं। और इस बार साउथ कोरिया वो देश है जो इसका आयोजन कर रहा है। लेकिन दोस्तों, बावजूद इसके, इतना बड़ा गहरा संकट प्लास्टिक होने के बावजूद हर जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है और ये इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर साल प्लास्टिक का उपयोग बढ़ता जा रहा है, हर साल प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, प्लास्टिक का जो एप्लीकेशन वो बढ़ रहा है। उसका कारण यह है कि प्लास्टिक ऐसी चीज है ना, बहुत आसानी से आपको उपलब्ध होती है, हर जगह बहुत आसानी से मिलती है। दूसरी, बहुत सस्ती होती है प्लास्टिक। तीसरा, ये हल्का होता है। चौथा, ये ड्यूरेबल होता है, नहीं टिकता है बहुत अच्छी तरह से। इसलिए आप देखोगे कि हर एक इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग में एक तो डायरेक्ट वो प्लास्टिक है, तो कोई भी प्रोडक्ट आप बनाओ, उसको लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ, हर जगह आपको प्लास्टिक दिखेगा, हर जगह। इनफैक्ट अब तक जो कांच की शीशे आती थी, कांच की बोतल आती थी, दवाइयां, आज पूरे दवाई के सभी बोतल इस प्लास्टिक से आती। यानी हर वो चीज जो पहले अलग इसमें थी, आज वो प्लास्टिक से बन रही है और इस तरह से प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है। अगर हम देखेंगे कि 2000 में जितना हम प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे थे, 2019 तक उसके डबल हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे कोरोना आया, कोरोना के बाद तो प्लास्टिक का उपयोग तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जिस तरह से प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है, उसी तरह से आज प्लास्टिक से तैयार होने वाला जो कचरा है, प्लास्टिक वेस्ट है, वो भी बढ़ रहा है। 2000 से लेके अब तक हम देखेंगे तो 2 गुना से भी ज्यादा, 2.5-3 गुना आज हमारा कचरा यहां हो रहा है। और 40% ये जो कचरा आ रहा है, 40% प्लास्टिक का कचरा बन रहा है वो है पैकेजिंग से, पैकेजिंग इंडस्ट्री। और उसके बाद है घरेलू, और उसके बाद है फिर व्हीकल, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, ये जो प्लास्टिक है ना, आज हम देखेंगे कि दुनिया के हर देश में, यानी कितना भी लीस्ट डेवलप्ड, कितना भी कम डेवलप्ड ऐसे देश हो, कम से कम हर व्यक्ति के पीछे 70 किलो इतना प्लास्टिक हर साल तैयार होता है। और वही नंबर अगर हम डेवलप्ड देशों में देखें तो 220 से लेकर 250 किलो पर कैपिटा, पर पर्सन, पर साल इतना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो सोचिए 800 करोड़ लोग मिलके हर साल कितना प्लास्टिक का वेस्ट इसमें जनरेट कर रहे हैं। और दोस्तों, क्या कर रहे हैं हम इस वेस्ट के साथ? कुछ नहीं कर रहे। ये जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है ना,
अभी ये सब डेवलप्ड नेशंस है, ये जो बढ़ता हुआ खतरा है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब रेगुलेशन के बाद, रूल्स के बाद, सब कुछ के बाद जो रिसाइकलिंग कर रहे हैं, 2000 में जितनी प्लास्टिक रिसाइकलिंग कर रहे थे, आज वो 4 गुना कर रहे हैं हम। लेकिन कितना? सिर्फ 9%। जितना हमें प्लास्टिक लगता है ना, 9% हम प्लास्टिक रिसाइकल कर रहे हैं। 91% इतना जो प्लास्टिक है वो वर्जिन प्लास्टिक हर दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्जिन प्लास्टिक। और ये 91% प्लास्टिक, इसका क्या कर रहे हैं हम इस्तेमाल करने के बाद? तो ये जहर हम पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। हम सिर्फ 2 चीजें करते हैं, एक तो प्लास्टिक को जलाते हैं, तो प्लास्टिक को डंप करते हैं, फेंक देते हैं। ये 91% प्लास्टिक हर दिन। और दोस्तों, जब इसको जलाते हैं, मैक्सिमम लोग इसको जलाने की कोशिश करते हैं, और प्लास्टिक को जलाने के बाद जो वायु का निर्माण होता है, जो गैसेस तैयार होते हैं, वो नॉन कार्सिनोजेंस है। यानी जैसे एक्सरे, हमें पता है कि एक्सरे से आपको कैंसर होता ही है, वैसे ये गैसेस ऐसे है ना कि उससे कैंसर होता ही है, पता है, ऐसे गैसेस तैयार होते हैं। आप देखेंगे डंपिंग ग्राउंड में कई बार वो आग लगती है, वो प्लास्टिक को ही लगती है। ये इंसिनरेशन के प्लांट लगे हुए हैं, 800-900 डिग्री सेल्सियस पे उसको प्लास्टिक को जलाते हैं, और ऐसे गैसेस तैयार होते हैं। जहां जहां इंसिनरेशन के प्लांट है, जहां जहां ये डंपिंग ग्राउंड है, सिर्फ 5 किलोमीटर रेडियस में आप देखिए कितने लोगों को कैंसर हुआ है। और ये फैक्ट है, और ये पूरी दुनिया में चल रहा है दोस्तों। लेकिन सबसे बुरा काम ये प्लास्टिक जलने के बाद या प्लास्टिक ऐसे डंप करने के बाद जो होता है ना, वो है हमारे हवा। ये जो हवा जिसके ऊपर हम सब डिपेंड है, वो जहरीली होती जा रही। हवा का जो पोल्यूशन है, वो उसका जो इंडिकेटर है, सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर है उसके पार्टिकुलेट मैटर, धूलिकण जिसे हम कह सकते हैं, कण। अभी ये जो इंडिकेटर है, तो इसमें धूलिकण के भी 2 साइजेस है जो इंपॉर्टेंट होते हैं पोल्यूशन के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए। एक है 10 माइक्रोन और दूसरा 2.5 माइक्रोन। अभी 10 माइक्रोन यानी कितना, और 2.5 माइक्रोन यानी कितना? अभी 2.5 माइक्रोन सबसे ज्यादा जहरीला या सबसे ज्यादा चिंताजनक होता है किसी भी एयर पोल्यूशन के बारे में। यानी एयर पोल्यूशन कितना है ये देखने के लिए एक सिंगल इंडिकेटर अगर कोई है, तो वो 2.5 माइक्रोन वाला धूलिकण। धूलिकण नहीं बोल सकते, कण बोल सकते, क्योंकि धूल का होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आज की तारीख में ये सब जो है वो प्लास्टिक से बन रहा है। अब ये 10 माइक्रोन यानी कितना? यानी ये समझो, ये हमारा बाल है, एक बाल है, इस बाल का जो डायमीटर है वो 50 से 70 इतना माइक्रोन का है। तो एक बाल से अगर आप कट करेंगे तो 5 से 7 आपको 10 माइक्रोन के आपके कण तैयार होंगे। लेकिन वही 2.5 माइक्रोन का अगर देखें तो एक बाल से 20 से 30 इतने कण तैयार होते हैं। तो ये कण दोनों ही 10 माइक्रोन, 2.5 माइक्रोन, ये तो आंख से दिखते ही नहीं। 2.5 माइक्रोन और उससे जो कम है वो तो माइक्रोस्कोप लेके भी बहुत डिफिकल्टी से दिखते हैं। और क्या होता है फिर? ये सब प्लास्टिक से बने हुए कण जब जमा हो रहे हैं हवा में, जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस के साथ ये सब आ रहा है। नॉर्मली सांस लेने के बाद ये जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन हमारे लंग में एक व्यवस्था होती है कि जिसके तहत ये हवा में जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में जो रक्त पेशी होती है उसका कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ये ऑक्सीजन देती है। और ऐसी व्यवस्था, छोटे छोटे कैपिलरीज होती है, गैप्स होते हैं लंग्स। और आज ये 2.5 माइक्रोन वाले कण ऐसे है कि जो उस कैपिलरी से निकल के, उस गैप से निकल के उस खून में जा रहा है। आज ये प्लास्टिक हमारे खून में है। ये प्लास्टिक जिस तरह से हमारा खून हमारे हर पार्ट को, हमारे हर ऑर्गन को ऑक्सीजन देता है, उसी तरह आज की तारीख में इस प्लास्टिक की वजह से ये खून हमारे हर एक पार्ट को, हर एक ऑर्गन को आज प्लास्टिक दे रहा है। और यही कारण है इतना ज्यादा कैंसर बढ़ रहा है। ऐसे लोग जो कभी स्मोकिंग, कोई गलत काम नहीं करते, उनको भी कैंसर होता है बिकॉज ऑफ दिस। छोटे बच्चे, नवजात जो अर्भक होता है, उसके प्लासेंटा में प्लास्टिक है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, ये जो प्लास्टिक जब हम डंप करते हैं, हम तो ऐसे डंप करते हैं जैसे समुद्र हमारे डस्टबिन है, जो भी कुछ आए वो प्लास्टिक उसको भेज देते। एक अनुमान से लगभग 2000 बड़े ट्रक इतना प्लास्टिक हम हर दिन इस समुद्र में डाल रहे हैं। लेकिन सिर्फ समुद्र की बात नहीं है, हम नदियां हो, तालाब हो, जिसे पानी पीते हैं हम, वहां भी ऐसी प्लास्टिक डालते हैं। अगर सॉइल की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो ये जो कचरे के पहाड़ हमें नजर आते हैं जो शहरों के बाहर है, और आज तो गांव के बाहर भी ऐसे कचरे के पहाड़ है, इसमें जो कचरा होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, उसमें जो डिग्रेडेबल कचरा होता है वो थोड़े दिनों के बाद ही निकल जाता है, वो अपने आप डिग्रेड होता है ये सूक्ष्म जीवों की वजह से। जो दिखता है, जो पहाड़ आप देखते हैं हमेशा, उस पहाड़ में 60 से 70% प्लास्टिक होता है। तो प्लास्टिक से बने हुए ये पहाड़ है,
जब बारिश होती है तब यही प्लास्टिक हर जगह फिर हमारी मिट्टी में, हमारे खेतों में, हमारे लोअर पानी के स्रोत में जाते हैं, हमारी बावड़ी में, हमारी कुएं में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, और इस तरह से मिट्टी को भी हम इससे खराब कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो प्लास्टिक है ना, ये सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, हर एक जीव को, वो जीव जो पानी में है, वो जीव जो आज जमीन के ऊपर है, हवा में उड़ रहा है, हर एक जगह में आज वो बर्बादी कर रहा है, इस जीवों को नष्ट कर रहा है। और दोस्तों जब हमें अभी इसका सोल्यूशन करना है, हम इसको एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए कई सारे कानून बने हुए हैं दुनिया भर में। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कानून जो ऑलमोस्ट हर देश में है, वो क्या है कि वर्जिन प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। इसके बावजूद 91% जो प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं वर्जिन होता है, नया वाला होता है, क्रूड ऑयल से बनता है। दूसरा है प्लास्टिक की थैली के ऊपर पाबंदी। लेकिन थैली दिखती है ज्यादा, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन पूरे प्लास्टिक के पोल्यूशन में बहुत लिमिटेड है। ओवरऑल जब आप प्लास्टिक के देखते हो तो और किधर कुछ कुछ जगह पे ऐसा है कि अगर आप प्लास्टिक जितना वेस्ट इस्तेमाल करते हो उतना टैक्स आपके ऊपर रहता है, और जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री उसको सपोर्ट है, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये सोल्यूशन है ही नहीं, ये लिमिटेड लेवल तक काम कर सकता है। इसका एक ही सोल्यूशन है, और सोल्यूशन ये है कि इस प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करके जो चीजें आज प्लास्टिक से बन रही है ना, उसको ऐसे चीजों से, सस्टेनेबल चीजों से हम बनाएं जो हमारी जरूरतों को भी पूरा करे और इस प्रकृति का भी ख्याल रखे। बाकी दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। इस पेट्रोकेमिकल, इस क्रूड ऑयल से बना हुआ प्लास्टिक को बंद ही करना पड़ेगा, तभी ये एलिमिनेट होगा। और दोस्तों ये जो बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, कि हमें रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है, ये रेवेन्यू, ये प्रॉफिट, दोस्तों ये तो एक सिर्फ मीडियम है, हमारा पर्पज अलग है। जिस पर्पज के लिए हमने इस एमसीएल की शुरुआत की, वो पर्पज अलग है। लेकिन बिजनेस कंपलसरी है, क्योंकि वो पर्पज अचीव करने के लिए बिजनेस कंपलसरी, बिजनेस एकमेव माध्यम है। और वो पर्पस है कि इस दुनिया को इस संकट से बचाना, इस पेट्रोकेमिकल, इस क्रूड ऑयल, इस क्लाइमेट चेंज, इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। और उसी पर्पस के लिए हमने शुरुआत की। और दोस्तों मुझे अभिमान है, गर्व है आप सभी के ऊपर। आप सभी लोग आज की परिस्थिति में जितने भी एमवीपी, एमएसएस आज जो हमारे साथ हैं, जितने भी लोग हमारे साथ हैं ना, वो सभी ऐसे ही पर्पस के साथ हमसे जुड़े हुए हैं। आप भी नहीं आए सिर्फ बिजनेस के लिए, पैसे कमाने के लिए। क्योंकि अगर आप वो आते थे तो आप 6 महीने के लिए, अभी वो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद ही निकल जाते थे, जैसे कुछ लोग निकल गए। आप इसलिए आए हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं। आप अपने किसानों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो। जिस सोच से हमने शुरुआत की, ऐसी सोच के साथ आप सब लोग हैं, और मिलके हम अपने इस लक्ष्य को पूरा करें। मिलकर हम अपने इस पर्पस को पूरा करेंगे, बिजनेस ही करेंगे, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। और दोस्तों ये जो कुछ चल रहा है ना आज की तारीख में, जो कुछ आजू बाजू चल रहा है, जो कुछ इवेंट्स हो रहा है, ये सब हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है हमारे उस पर्पस को पूरा करने के लिए, तैयार करने के लिए। ये प्रकृति ये ट्रेन कर रही है हमें। सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग होती है मानसिक ट्रेनिंग। कोई भी बड़ा काम जब करना होता है तो सबसे महत्वपूर्ण होती है आपकी सोच, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक संतुलन। और ये ट्रेन करने का काम कर रही है प्रकृति। प्रकृति इस तरह से आपको ट्रेन करती है, आप कोई भी जीव हो, जो आपको जीवन में करना होता है उस तरीके से वो आपको ट्रेन करती है। और उसी तरह कोई भी मनुष्य अगर उसको दुनिया में आके कुछ अच्छा काम करना है, कंट्रीब्यूट करना है, तो वैसे ही प्रकृति उसको ट्रेन करती है। ये सब कुछ जो चल रहा है ना हमारा, हम ट्रेन हो रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा काम मिलके करने वाले हैं। ये संकट बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है। आने वाले दिनों में चैलेंजेस भी वैसे आने वाले हैं। इसीलिए शायद ये पूरे हमारे परिवार को ट्रेन कर रही है प्रकृति, और अभी हम तैयार हैं। और दोस्तों ये प्लास्टिक पोल्यूशन है या कोई भी प्रॉब्लम हो पर्यावरण के, इसके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हमने तैयार की है, और वो है 5E मिशन। हम किसी भी राज्य में हो, किसी भी जिले में हो, गांव में काम कर रहे हो, शहर में काम कर रहे हो, हमें सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है, वो है 5E मिशन है। हमें इस तरह से बिजनेस करने हैं जो प्रकृति का ख्याल रखे, जो 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, जो हमारे महिलाओं का, हमारे किसानों का सक्षमीकरण करे, वहां मैक्सिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, और ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करे। और इस 5E यानी 5 ऑब्जेक्टिव में से
सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो है एनवायरनमेंट, पर्यावरण का संवर्धन, नंबर 1। क्योंकि ये हमारा घर है, ये हवा जो हम सांस ले रहे हैं, ये पानी जो है, ये मिट्टी जो है, ये हमारा अस्तित्व है। इसका ख्याल रखना, ये हमारे घर का ख्याल रखना, ये सबसे प्राथमिक हमारी जिम्मेदारी है। हम जो कुछ हम और इस जिम्मेदारी से लेके, भले ही हम जिस गांव में, जिस शहर में काम कर रहे हैं, जिस तहसील में काम कर रहे हैं, वहां के प्रकृति की जरूरत के अनुसार हम इस प्रकृति के लिए जो एक्शन प्लान बनाएंगे, लेकिन कुछ चीज ऐसे है ना कि हम हर जगह कंपल्सरी वो करेंगे, चाहे दुनिया के या भारत के किसी भी कोने में हम काम कर रहे हैं। और उसमें से पहला है जीरो वेस्ट कम्युनिटी। हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं, शहर में काम कर रहे हैं, तहसील में, हम अपने क्षेत्र को, कम्युनिटी को जीरो वेस्ट बनाएंगे। इसका मतलब है कि कोई भी कचरा, कोई भी वेस्ट जो हमारे गांव में, शहर में तैयार हो रहा है, वो कोई भी डंपिंग के लिए नहीं जाएगा। हर एक कचरे का रिसाइकल। और वो कैसे होगा? तो जहां इस कचरे का निर्माण होता है, उस सोर्स के वहां इसका सेग्रीगेशन होगा। और सेग्रीगेशन सिर्फ सूखा और गीला इसकी वजह से नहीं वो कचरा रिसाइकल होगा। जो गीले में इतने सारे अलग अलग गीले कचरे आते हैं कि उसका रिसाइकलिंग नहीं होती, सूखे में इतने सारे कचरे अलग अलग होते हैं कि उसकी रिसाइकलिंग नहीं होती, और इसलिए वो डंपिंग ग्राउंड बढ़ रहा है। कैसे होगा कि हर एक जो कैटेगरी है उसका हमें वर्गीकरण करना पड़ेगा। जापान में एक शहर है जो जीरो वेस्ट उन्होंने बनाया है। 48 अलग अलग कैटेगरीज है वेस्ट के, 48। और बहुत सारे तो ऐसे वेस्ट है ना कि जो हफ्ते में एक बार अपने को उठाने हैं, हर दिन जो उठाने हैं वेस्ट, वो तो बहुत लिमिटेड है। वैसे हमें काम करना पड़ेगा। अगर हम 25-30 भी अपनी वो कैटेगरी तैयार करें, तो भी हम अपने क्षेत्र को पूरी तरह से इस कचरे से आजाद करेंगे। हर कचरा रिसाइकल हो। और एज एमसीएल हम उस रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में काम करेंगे, रिसाइकलिंग के प्रोजेक्ट लगाएंगे। जो भी प्रोडक्ट उससे बनेगा वो हम बेचेंगे, उसकी बहुत ज्यादा आज डिमांड है। और इस तरह से हम अपने क्षेत्र को जीरो वेस्ट करेंगे। लेकिन जब प्लास्टिक फ्री की बात करें, और ये भी हर जगह करना है, हर क्षेत्र को हमें प्लास्टिक से मुक्त करना है। देखो, अभी तक 10,000 से लेके 15,000 सालों तक हम जिए हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। सिविलाइजेशन में अलग अलग देशों में बोल सकते हैं, अलग अलग संस्कृति में, सभ्यता में हम जिए। 12,000 15,000 साल तक हमने हर एक चीज का इस्तेमाल किया सस्टेनेबल वे से। ये सिर्फ 200 साल पहले इस क्रूड ऑयल की शुरुआत हुई, और ये सब बर्बादी की शुरुआत हुई। और अगर प्लास्टिक की बात करेंगे तो प्लास्टिक तो दूसरा विश्व युद्ध के बाद प्लास्टिक की शुरुआत हुई, यानी वाइड स्प्रेड उसकी शुरुआत हुई। तो 50-70-75 साल पहले इस प्लास्टिक की शुरुआत हुई। और हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में कई सारे ऑप्शन है। आपको क्या चाहिए बताइए? मनुष्य को जो भी आज जरूरत है ना, वो पैकेजिंग की हो या कोई भी हो, हर सोल्यूशन प्रकृति में हमें और हमारे सामने हम ढूंढेंगे। और कोई भी चीज हम नहीं बनाएंगे प्लास्टिक से। जो भी आज की तारीख में प्लास्टिक बन रहा है उसको रिप्लेस करेंगे हम ऐसी चीजों के साथ जो जरूरत भी पूरा करेगी और इस प्रकृति का ख्याल रखेगी, लेकिन प्लास्टिक नहीं। और दोस्तों, ये करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बिजनेस ही करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि प्लास्टिक का एलिमिनेट हो, तो पूरी तरह से ये प्लास्टिक जिस चीजों से बनते हैं ऐसी चीजें हमें तैयार करनी पड़ेगी, सस्टेनेबल चीजों के साथ, रॉ मटेरियल के साथ, और उसको बेचना पड़ेगा। यही एक तरीका है। मैक्सिमम चीज तैयार करनी होगी, बेचना होगा, पूरी तरह से इस प्लास्टिक को रिप्लेस करना होगा। यही तरीका है। लेकिन वो करना होगा वो कस्टमर अवेयरनेस के साथ। लोगों को भी बताना होगा कि अगर आपको कोई प्लास्टिक की चीज बहुत सस्ती मिल रही है लेकिन वो जहर है, जो आप अपने घर में और बाहर के लिए तैयार कर रहे हो, इसके लिए बिजनेस के साथ साथ अवेयरनेस करना पड़ेगा। और वो साल में एक दिन नहीं, साल में एक दिन सिर्फ 5 जून को प्लास्टिक बोलने के बाद लोगों को नहीं, वो भूल जाएंगे। हर हफ्ते करना पड़ेगा। ये जो फ्राइडे वेबिनार में कर रहा हूं, ये सैटरडे सेशन जो हमें करने हैं हर लेवल पे, ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे बिजनेस को बढ़ावा करने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो पर्पस, उसको अचीव करने के लिए, इस दुनिया को इस प्लास्टिक से, पेट्रोकेमिकल से मुक्त करने के लिए। और दोस्तों, हमें ये प्रोडक्ट्स अभी अपने क्षेत्र के लिए करने हैं, लेकिन इसकी जरूरत पूरी दुनिया को है। प्लास्टिक को रिप्लेस करने वाले प्रोडक्ट, सस्टेनेबल प्रोडक्ट, इसकी जरूरत पूरी दुनिया को है। दुनिया को आज इस प्लास्टिक से मुक्ति चाहिए। और इसकी बहुत सारा पोटेंशियल आज हमारे देश में, खेती हमारे देश में ज्यादा है, लोग स्किल्ड लोग हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है, वो हैंडीक्राफ्ट नॉलेज है, आयुर्वेद हमारे पास है। तो कई सारे ऐसे चीजें हैं ना कि जो हम तैयार करेंगे
और सिर्फ हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरी दुनिया में बेचेंगे। और ये प्रोसेस ही ऐसा है, ये प्रोसेस बिजनेस का है, और इस बिजनेस प्रोसेस में हम अपने देश को, इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बनाएंगे। और पोटेंशियल इतना ज्यादा है हमारे देश का कि हम अपने देश को फिर से दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनाएंगे।